मोदी ने इस बार कहा कि हमने कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया, तो बीजेपी को 370 सीटें दो इस बार। तो वो लगातार इस बार एनडीए 400 पार के नारे दे रहे हैं। ख्वाब देखने का, सपना देखने के खिलाफ इस देश में भी कोई कानून नहीं है। कोई सपना देख सकता है, कोई ख्वाब देख सकता है। मोदी जी तीसरे टर्म का दावा कर रहे हैं अब कि हमारी तीसरी बार सरकार बन रही है, तो आप कैसे देखते हैं? देखिए कि आजकल एक नई चीज़ उनकी निकली है कि मोदी की गारंटी का मतलब है कि इसको फेल होना है। ये गारंटी है फेल्योर की। लेकिन नीतीश जी ने तो कहा विधानसभा में कुछ लोग पैसे कमाने लग गए वहाँ पर। नहीं, देखिए एक बात बताइए, ये कोई तो उनका इशारा आरजेडी की तरफ था। तो अगर उनका था तो उन्होंने अपने एक्शन क्यों नहीं लिया? लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है सर कि कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस छोड़ो मुहिम लगा हुआ है? अशोक चौहान चले गए, इससे पहले AK एंटनी के बेटा वहाँ कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले गए, RPN सिंह चले गए। तो ये जो कांग्रेस छोड़ो मुहिम है, ये क्यों ऐसा लगा है कि नहीं, देखिए होता है हर पार्टी के इसमें कुछ तो बात है, कुछ तो कमी है जिसको शेष आला कमान भांप नहीं रहा है, जिसकी वजह से शकील अहमद अनाउंस करते हैं कि मैं अब अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। कांग्रेस से बीजेपी में चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप बिल्कुल सिद्धांत जिस पर आप बोल रहे थे आज तक कि मैं इस सिद्धांत पर कायम हूँ, मैं सबको जोड़ के ले चलने की इसमें हूँ, देश टूट जाएगा, देश कमज़ोर हो जाएगा, देश का बंटवारा एक बार हो गया, इसी तरह फिर नहीं होना चाहिए। नमस्कार, संवाद पर आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ हूँ राजेश कुमार। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर शकील अहमद हैं। शकील अहमद बिहार विधानसभा में अहम पद पर बिहार सरकार में रहे हैं और उसके बाद मनमोहन सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी में अहम पदों पर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए कि हैं कि आखिर 2024 को लेकर कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति है, क्योंकि इंडिया गठबंधन बनने के बाद कई ऐसे सहयोगी दल हैं जो या तो कन्नी काट कर बाहर जा चुके हैं या फिर अपनी स्ट्रेटजी बदल चुके हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के इस वक्त कई जो अपने लीडर हैं वो लगातार छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसे में अब इस वक्त कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति है, इसी पर आज हम बात करेंगे। शकील जी, संवाद पर स्वागत है आपका। जी बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो 2024 चुनाव सिर पर है, तो इसमें क्या कुछ आप रणनीति देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी की? देखिए, जब भी कोई चुनाव आता है, हर चुनाव चाहे वो विधानसभा का हो, ये तो लोकसभा का चुनाव है, पूरे देश का चुनाव है, और इस देश में पिछले 10 सालों से मोदी जी की सरकार है। तो आम तौर पे लोग फैसला करते हैं कि सरकार का परफॉर्मेंस कैसा हुआ, सरकार ने कितने लोगों के लिए कल्याण का काम किया, सरकार ने जो हमारे देश की सुरक्षा है उसके लिए क्या किया, आंतरिक माहौल देश का सरकार कैसा बना रही है उसके लिए क्या करना है, राज्यों के साथ सरकार कैसा व्यवहार कर रही है, उस पर डिपेंड करता है। तो आम तौर पे जो भी या तो राज्य का चुनाव हो या देश का चुनाव हो, अगर कोई सरकार चुनाव लड़ रही है तो सरकार के परफॉर्मेंस पर लोग अपनी राय बनाते हैं और उसी हिसाब से मतदान करते हैं। मैं समझता हूँ कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है, मोदी जी के कार्यकलाप से मैं समझता हूँ कि एक असंतुष्टि माहौल लोगों के मन में एक माहौल है कि विकास के कार्य में कुछ ऐसी बातें करके जिससे लोगों को भावनात्मक तौर पे बांटा जाए, वो करके जो विकास के मुद्दे पर उनका फेलियर है या फेलियर्स हैं, एक असफलता नहीं है, कई असफलताएं हैं, तो उससे नज़र भटकाया जाए। यही अंग्रेज़ भी किया करते थे। अंग्रेज़ों ने 1857 में पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था, मगर वो अपना राज जारी रखना चाहते थे, तो उसके लिए उन्होंने बहुत आसान रास्ता चुना। उस वक्त भी देश में हिंदू समाज लगभग 60% था, मुस्लिम समाज 35% था, 95% यही दो समाज मिलकर बनता था। आज भी संयोग से 80% हिंदू समाज के हमारे भाई हैं, 15% मुस्लिम समाज के भाई हैं, आज भी 95% है। तो अंग्रेज़ों ने भी यही किया कि लड़ाने की कोशिश की कि ये आपस में लड़ेंगे, हमको जो इंग्लैंड ले जाना है सामान, हमारी अपनी पॉलिसी जो यहाँ लागू करनी है, हमारे जो एक्सप्लॉयटेशन जिसको कहते हैं यहाँ की जनता को करना है, उसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाए, हम आपस में लोगों को टकराते रहें। और उस नफ़रत जो फैलाया था अंग्रेज़ों ने, भारत में कांग्रेस ने सबों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके अंग्रेज़ों
को इस मुल्क को छोड़ने पे मजबूर किया, मगर अंग्रेज़ों के लिए जो लोग काम करते थे उन्होंने और अंग्रेज़ों की शह पे जो नफ़रत फैलाई, जिसके वजह से हम आज़ाद तो हुए मगर हमारा देश टूट गया। आज की भी सरकार उन्हीं नीतियों पे चल के अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए समाज को बांटने की कोशिश करती है, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जात के नाम पर, कहीं मूल के नाम पर, कहीं गोत्र के नाम पर। लेकिन भारत के लोग, एक तरह से भारत का लोकतंत्र लगातार परिपक्व होता जा रहा है। जो आप बात सुनेंगे, जो सरकार के क्रियाकलाप की चर्चा समाज के लोग करते हैं, तो वो आपको बिल्कुल नज़र आ जाएगा कि समाज के लोग असंतुष्ट हैं और इस पॉलिसी को जान गए हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने में बड़ी मशहूर पॉलिसी थी कि डिवाइड एंड रूल, यानी बंटवारा कराइए और राज कीजिए। आज की तारीख में भाजपा के लोग वही कर रहे हैं और सरकार अगर नफ़रत फैलाने की कोशिश करती है, जो सत्ताधारी दल है वो आपस में समाज में नफ़रत फैलाने की कोशिश करता है, तो इसको किसी देश की जनता, किसी समाज की जनता बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन लोगों के सामने जब विकल्प की बात आती है तो वो विकल्प नहीं दिख रहा है, विपक्ष में मजबूती नहीं दिख रही है। इंडिया गठबंधन बना लेकिन वो कहीं दिखा नहीं धरातल स्तर पर, तो ये क्या देख रहे देखिए, हैं? विपक्ष बिल्कुल सामने है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष की। कांग्रेस के साथ जो लोग हैं वो विकल्प के रूप में हैं। आपको पिछले लोकसभा के चुनाव में भी कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, लेकिन 11 करोड़ वोट मिला था उस समय भी कांग्रेस को। और आपको एक बात और भी याद दिलाते हैं, अभी 4 राज्यों के चुनाव हुए जिसमें अप्रत्याशित रूप से बीजेपी 3 राज्यों में जीत गई, हम सिर्फ तेलंगाना में जीत गए हैं। लेकिन अगर वोट का परसेंटेज जोड़िएगा या नंबर ऑफ वोट्स जोड़िएगा जो कांग्रेस को आया है, तो 10 लाख वोट इन सभी राज्यों में बीजेपी को जितना टोटल वोट आया है और कांग्रेस को जितना वोट आया है, कांग्रेस को 10 लाख वोट ज़्यादा है बीजेपी। लेकिन सीट में अगर कन्वर्जन नहीं हो रहा है तो इसकी क्या वजह? ये सही है, उसके बारे में जो हमारे रणनीतिकार हैं वो रणनीति बनाएंगे। हम उस पर निश्चित रूप से ध्यान देंगे कि वोट तो हमको ज़्यादा मिला लेकिन सीट उतनी नहीं आई जो अपेक्षा है। और राज्यों में, तेलंगाना में तो ठीक रहा, लेकिन और राज्यों में हमारी अपेक्षा से कम सीटें मिली, विशेषकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। इस स्वीकार करने में हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि हमारी जो अपेक्षा थी उससे हमको कम सीटें मिली। आपने सर मोदी की बात की। मोदी ने इस बार कहा कि हमने कश्मीर में अनुच्छेद 370 को ख़त्म कर दिया, तो बीजेपी को 370 सीटें दो इस बार। तो वो लगातार इस बार एनडीए 400 पार के नारे दे रहे हैं। देखिए, आप ख्वाब देखने का, सपना देखने के खिलाफ इस देश में भी कोई कानून नहीं है। कोई सपना देख सकता है, कोई ख्वाब देख सकता है। मोदी जी को शायद ये नहीं हो कि ये भी ख्वाब ही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, अभी मोदी जी की पॉपुलैरिटी की बड़ी बात होती है, लोग चर्चा उनके अपने लोग करते हैं, पार्टी के लोग, लेकिन अभी 303 शायद उनको पिछले लोकसभा में सीट मिली। पंडित जवाहरलाल नेहरू को जब अपने टेन्योर का सबसे कम सीट मिली तो 362 सीट मिली थी लोकसभा की, वो भी 499 की लोकसभा थी। तो स्वाभाविक रूप से अपना दावा करेंगे, ये लावेंगे वो लावेंगे, एक भ्रम फैलाने की कोशिश है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो परफॉर्मेंस है पिछले, और मोदी जी की एक बात है कि जिन जिन बातों का उन्होंने कांग्रेस की नीतियों का खिलाफ किया, सत्ता में आके उन्हीं नीतियों को अपनाया, चाहे वो आधार हो, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो और दूसरे विकास की बातें हों, उन सब में उन्होंने कांग्रेस की नीतियों को अपनाया। और जिसको उन्होंने उस समय में गलत साबित किया था, उनका वीडियो है, देखिएगा, लगातार आधार के बारे में जो वो बोल रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है, जासूसी कर रही है, ये कर रही है, वही है। जीएसटी कहते थे कभी ये कांग्रेस का सपना लागू नहीं होगा जीएसटी, अब जीएसटी की क्रेडिट ले रहे हैं। मोदी जी तीसरे टर्म का दावा कर रहे हैं अब कि हमारी तीसरी बार सरकार बन रही है, तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, कहने के लिए वो कुछ कह सकते हैं, कहने के लिए उनके समर्थक कुछ कर सकते हैं, फैसला तो देश की जनता करेगी। हाँ, वो ये कह सकते हैं कि मेरी इच्छा है कि तीसरी बार भी आपका हमको मिले। और उन्होंने कैसे गोल पोस्ट बदला है, देश की जनता को ये रहता है। उन्होंने कहा मुझको 60 महीने दीजिए, पहले टेन्योर में, आपको याद होगा। उन्होंने फिर
14 के बाद 2019 में उन्होंने फिर कहा कि मुझको 60 महीने दीजिए, और अब कह रहे हैं कि विकसित भारत 2047 में होगा। हयात मौत जिसको कहते हैं, रहना न रहना, ये परमात्मा के हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन 2047 तक तो मोदी जी ये कहते हैं कि देश विकसित हो जाएगा। आप ऐसे वक्त का बोल रहे हैं कि हम इम्तहान देंगे जब ना अभी का इम्तहान लेने वाला एक्टिव रहेगा और ना इम्तहान देने वाला एक्टिव रहेगा। तो ये एक तरह से देश की जनता को मूर्ख बना करके, पहले आया कि 22 तक वो कहते थे कि हर भारतीय के घर पे एक छत होगी और वो सबको मकान देंगे। ये 24 आ गया, 10% भी वादा पूरा नहीं किया उन्होंने। तो वादे उनके, आजकल एक नई चीज़ उनकी निकली है कि मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी का मतलब है कि इसको फेल होना है, ये गारंटी है फेल्योर की। इसलिए कि आप देख लीजिए, किसानों को एमएसपी का वादा किया था, किसान हड़ताल में है, किसानों पे गोलियां चलाई जा रही हैं, किसानों पे आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं, कीलें ठोकी जा रही हैं, गोलियां अभी चली नहीं हैं। पिछले बार में कुछ हुआ था, अभी भी तैयारी मगर है उसकी, पूरी पुलिस फोर्स और ये वो बैठी हुई है किसानों। और किसान क्या कह रहे हैं, एमएसपी की बात कर रहे हैं। 700 किसानों की, ये दो लोग देखेंगे और लोगों को याद रहेगा, पिछले साल की बात है, 700 किसान हमारे शहीद हुए। और लगभग 1 साल के आंदोलन के बाद मोदी जी ने तीनों कानून माफ़ी मांग के वापस लिए और ये कहा कि हमें तक वीडियो है मोदी जी का। तो आपको लगता है कि इस बार जो भी डिमांड है वो सब मान लेनी चाहिए? बिल्कुल। जो किसानों को एक तरह से आप स्वामीनाथन साहब को भारत रत्न दे रहे हैं, जिनकी एमएसपी के ही सबसे बड़ी उनकी और बहुत सी उपलब्धियां हैं। इंदिरा जी ने ग्रीन रिवोल्यूशन के इसमें उनकी जो थेरीज थी, उनका जो ये था वो किया। लेकिन स्वामीनाथन साहब की जो हम लोग इधर जानते हैं सबसे ज़्यादा, हम लोग बहुत एग्रीकल्चर एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन ये है कि एमएसपी के बारे में है कि जो उनकी पूंजी लगी है उतना निकले और उससे जो उनको फायदा। तो लेकिन सर, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश आज की तो है नहीं। इससे पहले मैं वही कह रहा हूँ कि अगर वो किसी वजह से नहीं हो और उसके खिलाफ ये बोल के आए, और जब किसानों के खिलाफ इन्होंने अदानी साहब को फ़ायदा पहुंचाने के लिए 3 कानून बनाए किसानों के खिलाफ, और अदानी जी ने और कुछ बड़े सेठों ने ख़रीदना शुरू कर दिया, स्टॉक के लिए बनाना शुरू कर दिया देहातों में कि हम किसान से सस्ते दाम पे ख़रीदेंगे और स्टॉक करेंगे और जब कमी होगी तो बेचेंगे। इस ध्यान से रख करके ये किया था कि किसान को, देखिए एक इंटेंशन है, जो पूंजीपति हैं, आमतौर पे मैं बिज़नेस का ख़िलाफ़ नहीं हूँ, या कांग्रेस पार्टी भी जो बिजनेसमैन है उनके ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन क्रोनी कैपिटलिज्म जो होता है, जो सरकार के प्रोटेक्शन में जो कैपिटलिस्ट की मदद होती है, एक इंटेंशन है कि किसान को खेती में घाटा हो और किसान अपनी ज़मीन औने पौने में बेच दे। तो उसके लिए एक प्लान बना करके कि सरकार कानून बनाएगी, एमएसपी नहीं देगी, अदानी साहब, अंबानी साहब और बड़े जो सेठ हैं वो मतलब 2-2 बीघे का एक तरह से उसको स्टॉक करने के लिए गोडाउंस बनाना शुरू कर दिया कि किसान एमएसपी पर, अगर किसान को लेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, जो है कि जितनी पूंजी है और जितना नफ़ा है उसमें जोड़ करके जो एमएसपी सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये करेगी। लेकिन उसको नहीं तय कर रहे हैं और उनको इशारा कर रहे हैं कि आप अपना बनाइए, किसान मजबूर होकर अनाज आपके यहाँ बेचेगा। मतलब सर, किसान प्रोटेस्ट से लग रहा है कि ओपोजिशन कुछ फायदा होगा चुनाव में? नहीं, देखिए किसान, हर पोजीशन या अपोजिशन सबों को साथ देना चाहिए किसानों का, कि किसान पैदावार करते हैं तभी हमारी ये हालत थी। इंदिरा जी को भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, हरित क्रांति करके, ग्रीन रेवोल्यूशन करके उन्होंने देश के, एक हिट था, आप युवा हैं राजेश जी, अमेरिकन जो बांटते थे, डोनेट करते थे, तो PL 480 का गेहूं आता था, और जो वही ऐसा गेहूं ख़राब रहता था क्वालिटी, लेकिन मजबूरी में इस देश के लोग खाते थे। आज न केवल हम स्वावलंबी हैं अनाज के मामले में, बल्कि दुनिया के दर्जन भर से ज़्यादा देशों को हम अनाज सप्लाई करते हैं,
ये इंदिरा जी की दूरदर्शी एक तरह से नेतृत्व और लीडरशिप का असर था कि उन्होंने साइंटिस्ट्स को, किसानों को साथ लेके, किसानों को सुविधा दे करके इस देश में एक हरित क्रांति की, जिसका है आज मोदी जी की पूरी सरकार का एक लक्ष्य बड़ा कि किसानों को खेती में नुकसान हो और वो मजबूर होकर औने पौने दाम में पूंजीपतियों को अपनी ज़मीन बेच दें। और जाहिर है आज भी किसान को बहुत फ़ायदा नहीं हो रहा है। किसी तरह जो खुद खेत में काम करता है मजदूर की तरह, उसको थोड़ा फ़ायदा हो, तो थोड़ी बड़ी खेती हम लोगों को भी है, लेकिन जो खेती करवाता है किसी से, उसको फ़ायदा नहीं हो रहा है। और ये स्वामीनाथन साहब की रिपोर्ट थी और उसके लिए वादा किया था कि हम करेंगे। और स्वामीनाथन साहब की जो रिपोर्ट थी, कि जैसे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी कि क्या परेशानियां हैं उसको, वो भी कांग्रेस के वक्त में बनी थी। ये स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट भी, कमेटी की रिपोर्ट भी कांग्रेस के इसमें ही थी, लेकिन रिपोर्ट आई, इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ। हाँ, लेकिन जाहिर है कि उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन आपने वादा कर लिया कि हम करेंगे और इसी शर्त पर किसान उठे वहां से, और आप फिर आज नहीं दे रहे हैं, फिर हमको हड़ताल करने पड़ रही है। हम इंडिया गठबंधन पर, नीतीश कुमार आपके अलायंस बिहार में महागठबंधन के सहयोगी रहे, खुद उन्होंने अगुवा होकर एक तरह से इंडिया गठबंधन को लीड किया, पटना मीटिंग बुलाई, खुद खरगे साहब गए, राहुल गांधी गए और केजरीवाल गए, मतलब बड़े बड़े लीडर्स वहाँ पहुँचे और बाद में वही चले गए वहाँ से पार्टी छोड़ के। तो ये तो वो बताएंगे कि वो क्यों गए। तरह तरह की बातें हैं। एक बात ये है कि उन पर प्रेशर बनाया गया सरकार के ज़रिए। दूसरी बात ये है कि वो कोई कन्वेनर की बात कहता है, कोई किसी की बात कहता है। ये क्यों गए ये तो नीतीश जी बताएंगे, लेकिन ये बात सही है कि कोई भी नेता हो, हम हो, आप हो, कोई हो, नीतीश जी हो, बार बार इस तरह लॉयल्टी चेंज, बिल्कुल अपोजिट कैंप में जाने पे थोड़ा आदमी की विश्वसनीयता कम होती है। नीतीश जी से मेरे व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे हैं, इसमें कहीं कोई ये नहीं है, लेकिन इस तरह की बात करने से। लेकिन नीतीश जी ने तो कहा विधानसभा में कुछ लोग पैसे कमाने लग गए वहाँ पर। नहीं, देखिए एक बात बताइए, ये कोई तो उनका इशारा आरजेडी की तरफ था, तो अगर उनका था तो उन्होंने अपने एक्शन क्यों नहीं लिया? इसीलिए तो छोड़ के भाग गए। नहीं, फिर वही इसके पहले क्या हुआ था, इसके पहले भी वो आए थे और फिर छोड़ के चले गए थे। तो अगर कोई कर रहा है आपकी गवर्नमेंट में तो आपको एक्शन लेना चाहिए उसके खिलाफ। अब तो सरकार में भी नहीं है, बतावें किसने क्या किया। इसलिए अगर आपको जाना है, किसी ने जाने का मन बना लिया, तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं। लेकिन इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि नीतीश जी के जाने से हम लोगों को अच्छा नहीं लगा। लेकिन सर, लेकिन उनकी क्या मजबूरी थी ये नीतीश जी ही बताएंगे। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है सर कि कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस छोड़ो मुहिम लगा हुआ है? अशोक चौहान चले गए, इससे पहले AK एंटनी के बेटा वहाँ कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले गए, RPN सिंह चले गए। तो ये जो कांग्रेस छोड़ो मुहिम है, ये क्यों ऐसा लगा है कि नहीं, देखिए होता है हर पार्टी के इसमें। और आज तो किसी ने, अखिलेश जी का बयान भी आ गया, जो इंडिया गठबंधन की जो बात हो रही है, तो अखिलेश जी का बयान भी आ गया कि हमारा कोई विवाद नहीं है, हमारा समझौता होगा। तो पहले उसकी भी बात चल रही थी, लोग तरह तरह की बात कर रहे थे कि अखिलेश जी भी दूर हैं और फलां हैं। अखिलेश जी का ही बयान आया है। और जहाँ तक पार्टी छोड़ने की बात है, तो पार्टी, बहुत लोग, हमारे जो अभी महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं नाना पटोले साहब, वो तो BJP के सांसद थे, रिजाइन करके चले आए, हम लोग के साथ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बने। तो पार्टी में देखिए, व्यक्तिगत आदमी जहाँ से है वो अपने अगल बगल में देखता है कि हमारे, अब कोई ऐसा आदमी है कि आप राज्यसभा जाना चाहते हैं, और राज्यसभा जो अब अशोक चौहान जी गए हैं राज्यसभा में, वहाँ दूसरे के लिए कमिटमेंट था। राज्यसभा में तो MLAs के नंबर के हिसाब से वोट होता है, तो हमको अगर आप नहीं दीजिएगा तो हम राज्यसभा बनने के लिए BJP में चले जाएंगे। लेकिन सर, पार्टी लोकसभा में हमारी जो सीट जिससे हम लड़ना चाहते हैं, उससे ऑलरेडी कांग्रेस का सिटिंग मेंबर है। हमको यहाँ से, या अलायंस पार्टनर कोई हो रहे हैं, उनका सिटिंग ये है, इसलिए हम चले जाएंगे। मिलन हमारे साथ मंत्री थे, मुरली देवरा जी के लड़के, महाराष्ट्र में, उनकी सीट उद्धव ठाकरे जी की पार्टी का MP शायद जीते हुआ है, और उनको लगता था कि शायद वो हम नहीं हो पाएंगे, इसलिए
वो चले गए, तो स्वाभाविक रूप से व्यक्तिगत स्वार्थ में लेकिन सर कुछ तो बात है, कुछ तो कमी है जिसको शेष आला कमान भांप नहीं रहा है, जिसकी वजह से शकील अहमद अनाउंस करते हैं कि मैं अब अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसके साथ ही कमलनाथ जो 3 पीढ़ी से गांधी परिवार के लॉयल रहे हैं, वफादार रहे हैं, उनकी बीजेपी जाने की चर्चा उठती है। तो ये ऐसे नहीं उठती, अकारण नहीं है। कपिल सिब्बल जैसे बड़े नेता आज समाजवादी पार्टी के साथ चले जाते हैं, गुलाम नबी आजाद जैसे लीडर कांग्रेस छोड़कर चले जाते हैं। तो कुछ तो कमी है। कपिल सिब्बल जी की जो बात है, दिल्ली में राज्यसभा की सीट्स दिल्ली से वो होते थे लोकसभा के, जब कांग्रेस का एक तरह से का शासन था और कांग्रेस की सीटें दिल्ली की कांग्रेस को मिलती थी, दिल्ली की सीटें, तो कपिल सिब्बल जी हमारे सांसद होते हैं, इलेक्शन लड़े हैं लगातार दिल्ली से। राज्यसभा की एक बात है कि राज्यसभा की बात है, एक बार तो कांग्रेस से भी रहे, लेकिन राज्यसभा में फिर जाने के लिए वही है कि एमएलएज स्टेट्स में एमएलएज की तादाद कितनी है, वहाँ लोकल लीडरशिप कितनी है, लोकल माफ़ कीजिएगा, कौन कौन कैंडिडेट्स हैं, उनके हिसाब से स्पेस आपका बनता है कि नहीं बनता है। उसकी वजह से तो व्यक्तिगत स्वार्थ में अगर कोई जाता है तो आप उसको नहीं रोक सकते हैं किसके मन में क्या है, ये बताना मुश्किल है। और सोच सकते हैं आप कि बिल्कुल कांग्रेस से बीजेपी में चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप बिल्कुल सिद्धांत जिस पर आप बोल रहे थे आज तक कि मैं इस सिद्धांत पर कायम हूँ, मैं सबको जोड़ के ले चलने की इसमें हूँ, देश टूट जाएगा, देश कमज़ोर हो जाएगा, देश का बंटवारा एक बार हो गया, इसी तरह फिर नहीं होना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि आप रातों रात आप पलट के उधर चले जाते हैं, तो एक नैतिकता का ह्रास हुआ है राजनीति में, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आपको लगता है कि आज विचारधारा कोई नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल फ्यूचर दिख रहा है? हर आदमी को एक नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, लेकिन अभी जो कुछ बातें हुई हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं कि बिल्कुल अपोजिट कैंप में आप जिनको आप 2 पुश्तों से। तो क्या शकील अहमद को बीजेपी का ऑफर आएगा तो नहीं जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, कदापि नहीं जाएंगे। फिर आपने कैसे अनाउंस कर दिया कि मैं चुनाव नहीं, वो तो मेरा व्यक्तिगत मामला है। मैं 38 साल ऊपर वाला मुझ पर बहुत, क्योंकि अभी तो जरूरत है ना शकील अहमद जैसे लॉयल वफादार की जरूरत है। नहीं, ये व्यक्तिगत बात नहीं होनी चाहिए। मैं एमएलए रहा, 3 बार बिहार में मंत्री रहा, अपनी पार्टी का अध्यक्ष रहा, बिहार में जनरल सेक्रेटरी रहा, भारत सरकार में मंत्री रहा, गृह मंत्रालय में वो राज्य मंत्री रहा, कम्युनिकेशन एनआईटी में रहा, तो पार्टी से मुझको बहुत मिला। तो स्वाभाविक रूप से, और घर बैठेंगे अगर कोई ऐसा हो राजनीति में। हमने अनाउंस ये नहीं किया है कि हम राजनीति और सामाजिक जीवन से अलग हो रहे हैं। मैंने सिर्फ ये कहा है कि मैं विधानसभा या लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। वो मेरा व्यक्तिगत कारण है। पार्टी का सिपाही अगर ये बोले कि मैं बॉर्डर पे जाके नहीं लड़ूंगा, नहीं, अगर उसकी नौबत तब आएगी ना जब पार्टी कहेगी कि आप लड़ो, हम इनकार करेंगे। मेरी अपनी इच्छा नहीं लड़ने की है, मैंने ये कर दिया है और मैं उस पर मतलब अगर आपको लोकसभा चुनाव उतारा जाता है, क्यों पार्टी कहेगी? वहाँ लोग हैं और किसी की वजह से कोई काम रुकता है, हमको क्यों पार्टी कहेगी? वहाँ और लोग हैं लड़ने वाले, अच्छे उम्मीदवार हैं, हम उनकी मदद करेंगे। हम बहुत से अच्छे उम्मीदवार हैं वहाँ, हम लोग सब मिलकर मदद करेंगे, वो सीट को कांग्रेस को जिताने की कोशिश करेंगे। जी, पिछले चुनाव में देखा गया सर कि क्योंकि राहुल गांधी को एक जगह से हार का सामना करना पड़ा, तो फिर केरल के वायनाड से जीतकर लोकसभा पहुंचे। इस बार सोनिया गांधी ने भी कहा कि मैं रायबरेली से नहीं लड़ेंगे। तो अमेठी और रायबरेली कांग्रेस की 2 परंपरागत सीट, क्या इस बार दोनों सीट किसी और के खाते में कोई और लड़ेगा वहाँ से? नहीं, ये तो यूपी के लोग ही आपको बता सकेंगे। अब तो कल परसों बयान भी आया है कि कौन कहाँ से लड़ेगा, कहाँ से नहीं लड़ेगा, उसका फैसला होगा। अभी तो यूपी में हम लोगों के समझौते की बात चल रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं रायबरेली और अमेठी सीट कांग्रेस का कोई ना कोई अच्छा उम्मीदवार वहाँ से लड़ना चाहिए, मुझको लगता है। जी सर, क्या देख रहे हैं आपकी कांग्रेस में आज जो कुछ स्टेट में सिमट के रह गई है, तो ये क्या वजह देख रहे हैं? क्या जो एक तरह से आप एलिगेशंस लगाते हैं मौजूदा गवर्नमेंट डिवाइड एंड रूल, तो क्या उसको लोगों ने ठप्पा लगा दिया है, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है? हाँ, देखिए, ये तत्कालिक ये बातें होती हैं। आम जो देश के नागरिक हैं वो इन बातों को पसंद नहीं करते हैं। जब उनको बातें समझ में आ जाती हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। देखिए, दुनिया में ऐसी घटनाएं बहुत हुई हैं।
कि किसी ने एक थ्योरी दी कि ये हमारा दुश्मन है और उसको समाज ने मान लिया और इतनी आतंक इतना मचा, लेकिन जब समय गुजरा और देश को घाटा हुआ, लंका आपके सामने है, अभी हाल की घटना है लंका की, वहाँ भी धर्म के नाम पे राजनीति हो रही थी और जब पता चला तो मालूम हुआ देश ही बैंकरप्ट हो गया। जो शासक थे उनको छोड़ के भागना पड़ा रातों रात विदेश जी। तो स्वाभाविक रूप से जब जनता रियलाइज़ करती है कि हमको भावनात्मक मुद्दे पे भटका के किसी ने गलत काम कर लिया, तो वो आक्रोश संभलता नहीं है। जी। भगवान न करे कि वो स्थिति हमारे देश की आवे, उसके पहले लोग समझ जाएं कि ये डिज़ाइन क्या है। उत्तराखंड सरकार ने सर यूसीसी कानून पास किया और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर मोदी सरकार नेक्स्ट ईयर अगर आती है थर्ड टर्म तो शायद देश भर में इसको लागू कर दे, या अलग अलग स्टेट में पहले इसको पास करवा के बीजेपी शासित और उसके बाद। देखिए, हमने बात पहले भी कहा था कि भारत सरकार को एक प्रारूप देना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने ही यूसीसी की बात खुद कह दी एक भाषण में आज से 2-3 साल पहले, उसके बाद चुप हो गए। तो यूसीसी में क्या सरकार देना चाहती है, क्या प्रारूप है? तब तो उत्तराखंड गवर्नमेंट का ड्राफ्ट भी आ गया। उत्तराखंड सरकार का ड्राफ्ट आ भी गया, लेकिन हमको लगता है कि उसके बाद लोग कोर्ट जाएंगे न्यायालय। अगर आपने बहुत डिस्क्रिपेंसी की है और जान के आप किसी एक इसको टारगेट कर रहे हैं और दूसरे समुदाय को भड़का रहे हैं उसके खिलाफ, तो इस देश का न्यायालय है। अभी जो 2-3 फैसले न्यायालय ने दिया है उससे दुनिया की आंख चौंकी है। एक तो अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला, जो इसका कांग्रेस ने विरोध किया था कि नहीं कीजिए, जिसने दिया है उसका नाम जानना चाहिए। पहले क्या होता था ये समझने की ज़रूरत है। पहले था कि 20,000 रुपये से ज़्यादा आप अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को देते हैं चंदा, तो आपको बाय चेक देना पड़ेगा। मोदी जी आए, कहा ने 20,000 बहुत है, उसको घटा के 2,000 कर दिया और दूसरी तरफ ये इलेक्ट्रल बॉन्ड ले आए कि जो कोई पूंजीपति खरीद ले, छापा मरवाया। अभी तो बात सामने आ रही है कि मोदी जी की सरकार ने बिजनेसमैन पे छापा पड़ा है सामने से और उसने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद के उस छापे के अंदर उसने दे दिया है भारतीय जनता पार्टी को 6,000 से ज़्यादा करोड़ का। तो जैसे डिटेल आवेगा वैसे ही पता चल जाएगा। न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद होना चाहिए। और ये सब जो लड़ाने की और समाज को बांटने की बात हो रही है कि ये समाज आपस में लड़े 95% लोग, और हमारा जो भ्रष्टाचार है, रफाइल का हो और दूसरी चीज़ों का हो, जो पूंजीपतियों के लोन्स माफ़ हुए हैं बैंक से, आप बताइए तो कि 12 लाख करोड़ से ज़्यादा का लोन पूंजीपतियों को माफ़ कर दिया। हमारा कोई किसान अगर 25,000 लोन लेता है और किसी मजबूरी, फसल ख़राब हो गई या किसी मजबूरी के वजह से पे नहीं कर पाया, तो उसका नेम एंड शेम करते हैं और उसका फ़ोटो लगाते हैं, उसके यहाँ रियलाइज़ करने के लिए, लोन वसूली के लिए भेजते हैं, पुलिस के लोग जाते हैं, बैंक के लोग जाते हैं, और यहाँ 12 लाख करोड़ रुपया ये कुछ पूंजीपतियों को मोदी जी ने। तो मोदी जी के बारे में जो कहा जाता है, पहले जाता था कि डेमोक्रेसी जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के वास्ते, वही है कि मोदी जी की सरकार पूंजीपतियों के लिए ही है, पूंजीपतियों के द्वारा है। उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि 2014 से पहले पूंजीपतियों ने स्पॉन्सर्ड किया मोदी जी को, और मोदी जी रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अभी हाल में खबर आई कि कांग्रेस के 4 अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए, अब जबकि आगे सिर पर 2024 का लोकसभा चुनाव हो, और ऐसे में किसी पार्टी के लिए उसके फंड को एक तरीके से फ्रीज कर देना, तो ये कितना बड़ा सेटबैक मानते हैं पार्टी के लिए? आप जनतंत्र की बात इसी से सोच सकते हैं कि सरकार बंद कर रही है देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का। मुख्य मुकाबला तो इस देश में आज की तारीख में भी बीजेपी और कांग्रेस में है।
तो जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है उसके बैंक अकाउंट्स को जिस इलेक्शन के समय में सरकार बंद कर रही है, तो इससे क्या लगता है कि मोदी जी इतना इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसा लेने के बाद पूरे देश में बीजेपी की नई नई ऑफिस बन गई। जो लोग आपके दर्शक सुन रहे होंगे वो अपना अपना ज़िला में देखेंगे कि जो बीजेपी 1980 में बनी और हम लोगों के जो ऑफिसेज है वो उस ज़माने की है जो आज़ादी के पहले लोगों ने कांग्रेस को दिया। एक तरह से वो ज़्यादातर जगहों पे वही पार्टियाँ, लेकिन 1900 वही पार्टी ऑफिसेज हैं, लेकिन 1980 में बनने वाली और 14 के बाद जो हर ज़िले में। आपको लगता है कि बीजेपी, कांग्रेस को बीजेपी सीख लेने की जरूरत है? नहीं, ऐसे भ्रष्टाचार को किसी कांग्रेस को ऐसे सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कांग्रेस ने ये सीखा होता तो बीजेपी कभी पनपती ही नहीं। कांग्रेस ने सही रास्ते से बढ़ने की कोशिश की, लेकिन और एक रास्ता ये भी है, देश के लोग ये भी देखेंगे, और देश वक्त गुजरता है। देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ कि किसी देश के इतिहास में ये 10-5 साल कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं एक ऐतिहासिक बात आपको बताता हूँ। मैंने एक आदमी से पूछा कि अकबर का नाम जानते हो? तो बोला कि कोई बता रहा था कि कोई 10 साल, तो उसी पर मैंने पूछा कि देश के इतिहास में 10-5 साल की चीज़ कोई चीज़ नहीं है। अकबर का नाम जानते हो? तो बोला अकबर का नाम कौन नहीं जानता है। हम कहा नहीं, मैं अकबर द ग्रेट की बात नहीं कर रहा हूँ, अकबर द सेकंड की बात कर रहा हूँ। तो बोला ये कौन था? तो हम कहा इस अकबर सेकंड ने 32 साल तक इस देश पर शासन किया है। वो कह रहा कि हम कहा जब 32 साल तक किसी आदमी ने इस देश पर शासन किया हो और हमारे देश के लोग उसको नहीं जानते हो, मैं भी नहीं जानता था, मैंने भी पढ़ा तो जाना। फिर मैंने कहा कि शाह आलम सेकंड का नाम जानते हो? तो बोला शाहजहाँ। हम कहा नहीं, शाहजहाँ नहीं, ये लाल किला ताजमहल वाला नहीं, लाल किला और ये वाला नहीं, शाहजहाँ, शाह आलम द सेकंड। तो कहा कि सो नहीं जानते हैं। हमने कहा उसने 46 साल इस देश पे हुकूमत की है और आप नाम नहीं जानते उसका। तो देश के इतिहास में, तो देश के लोग जब रियलाइज़ करेंगे कि हमको भावनात्मक मुद्दों पे भटका के देश को कमज़ोर किया गया, भ्रष्टाचार किया गया, देश में समाज के लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश की, तो उनको जैसे ये बात समझ में आ जाएगी, हम समझते हैं कि आज सर दिख रहा है कि लगातार हेमंत सोरेन झारखंड में जेल के अंदर जाना पड़ा उनको, फिर निकले। हालांकि इसी तरीके से केजरीवाल के पास ईडी के 6 समन आ चुके हैं। तो जो ओपोजिशन पे इस तरह से ईडी और सीबीआई का क्रैकडाउन हो रहा है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जो सरकार ये करा सकती है, इलेक्शन में चंडीगढ़ में कल माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसको बदला है कि 20 वोट कांग्रेस को और अलायंस को, आपको, और 16 वोट भारतीय जनता पार्टी को। कैमरे पे देख के कह रहे हैं कि वो बैलेट चेक कर रहे हैं और एक टिक है कि एक टिक से ज़्यादा नहीं लगाना है, एक टिक तो लगा हुआ है, दूसरा टिक लगा रहे हैं, तीसरा टिक लगा रहे हैं। और ऐसे रिटर्निंग अफसर को भाजपा वालों ने, एक बात और भी गौर करनी चाहिए, वहाँ के राज्यपाल जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं चंडीगढ़ के, यूनियन टेरिटरी है, उन्होंने भी रिज़ाइन किया। इस बात पे पता नहीं क्यों चर्चा बहुत नहीं हुई। क्या इससे कुछ लगाव है, उसमें क्या मामला है? व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने कहा, तो जाहिर है कि वो भी व्यक्तिगत कारण नहीं मालूम हो सके। और उसी के 2-3 दिन के बाद जो ये वीडियो चलने लगा और सीसीटीवी कैमरे का आने लगा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब ही ये कर रहे हैं, कल कोर्ट ने उसको बदल दिया। तो जो सरकार ये करा सकती है वो सरकार कुछ करा सकती है। हेमंत सोरेन के यहाँ हो कि जो हमारे दूसरे जो सहयोगी हैं, लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। अच्छा, एक बार बता दीजिए, बीजेपी आरोप लगाते थे जो हमारे यहाँ हेमंत विश्व शर्मा थे, आज बीजेपी में चले गए, मुख्यमंत्री बीजेपी ने उनको बना दिया। आज अजीत पवार जी का नाम आता था
उनके नेता का भाषण है जो चीफ मिनिस्टर थे कि अजीत पवार जेल गोइंग, चक्की पीसिंग और पीसिंग शोले फिल्म का डायलॉग बोल रहे थे। वो अजीत पवार आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं भाजपा के सहयोग से। तो ये सब मूर्ख बनाने के लोगों एक को बातें हैं। सत्ताधारी दल खासकर पीएम मोदी की तरफ से लगातार ये नारा दिया गया कि कांग्रेस मुक्त भारत, और जिस तरीके से कांग्रेस की हार भी हुई है, तो आपको क्या लगता है कि रिवाइवल प्लान क्या है? देखिए, कांग्रेस मुक्त बात हास्यास्पद है ना। हमको अभी लेटेस्ट उनके 10 साल के शासन के बाद 5 राज्यों का चुनाव हुआ, हम एक ही जीत पाए, लेकिन टोटल वोट हमको उनसे 10 लाख ज़्यादा है। उसके बाद भी कोई कहे कांग्रेस मुक्त भारत। रोज़ कांग्रेस के लोगों को राज्यसभा का प्रलोभन देके, अगर कांग्रेस में खराब लोग हैं तो आप प्रलोभन दे के ले क्यों जा रहे हैं कांग्रेस के लोगों को, और ले जाके इधर उधर नहीं रख रहे हैं, अपनी मुख्यमंत्री बना दे रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा तो ये है, अशोक चौहान जी भी गए हैं, हमारी पार्टी में थे हम लोग। वो आदर्श घोटाला, मोदी जी खुद भाषण दे रहे हैं अशोक चौहान जी के खिलाफ, और अशोक चौहान जी को आज वो गए हैं, कल होकर राज्यसभा, वो तो कांग्रेस युक्त बीजेपी होती चली जा रही है। तो ये मूर्ख बनाने का देश के लोगों को एक है। मोदी जी इस आर्ट में माहिर है, मगर ये बात सही है कि अपनी वाणी से, अपने भाषण से, अपने इससे, और एब्सर्ड बात बोलते हैं। एक भाषण देने का एक प्रिंसिपल कहीं ने किसी ने लिखा कि एक नियम होता है कि जो बोलने के लिए खड़ा हो वो अपने को दुनिया का सबसे काबिल आदमी समझे और सुनने वालों को एक नासमझों की भीड़ समझे। मोदी जी इस बात को दिल से मानते हैं कि जब वो भाषण देते हैं, एक बार उन्होंने ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। एक भाषण मोदी जी का मैंने सुना, वो चित्तौड़ में राजस्थान में भाषण दे रहे थे। वो कह रहे हैं कि मेरा गुजरात का और हमारा इसका संबंध है। वो जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, उसकी माँ गुजरात की रहने वाली थी। अब बताइए कि इसकी जांच कौन करेगा, इसका सर्टिफिकेट कौन देगा? तो ये मोदी जी की कला है। अभी देश के लोगों को, कुछ लोगों को कला अच्छी लग रही है। जब इसका असर नज़र आने लगेगा और ख़ुद नुकसान होने लगेगा, तब देश के लोग रियलाइज़ करेंगे कि क्या हो रहा है। जी, तो जाहिर तौर पर संवाद में डॉक्टर शकील अहमद ने हर सवाल का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि 2024 को लेकर कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति है। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि भले ही बीजेपी लाख कांग्रेस मुक्त भारत का स्लोगन दे, लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस ने देश पर 50 साल तक राज किया है। हर पार्टी का एक दौर आता है, लेकिन कांग्रेस क्या क्या कुछ रिवाइवल है, फिर कांग्रेस एक बार फिर से लोगों के बीच उसी जोर शोर के साथ वो पार्टी आएगी, और ये इनको पूरा विश्वास है। और आपने ABP लाइव पॉडकास्ट को अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। जी, बहुत धन्यवाद।